हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं। होप सो आपने तीनों पार्ट पढ़ लिए होंगे। और जिनको साइंस में अच्छे नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी बुक में रिवाइज़ करें। एनसीईआरटी बुक को रिवाइज़ करें, पूरी को डिटेल से पढ़ें और समझ के पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। रट्टाफिकेशन पे नहीं ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ही साइंस के आपको समझने वाले हैं। अगर आप समझ के करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी रहेंगे, कंसेप्ट के साथ करें। तो आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगला पार्ट लेके आया, जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। तो इसको गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है, मान लें पौधे किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व बल की ओर गति करना। गुरुत्वानुवर्तन मतलब जो गुरुत्वाकर्षण है उसको अनुसरण करना, मतलब एक किस्म से इसका मीनिंग यही आ रहा है। तो ये देखिए, गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। मतलब क्या है कि पौधे के किसी भाग को पृथ्वी के गुरुत्व बल की ओर गति करना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। जैसे मान लीजिए पौधे में जड़ की गति सदैव गुरुत्व बल की ओर होती है। इसका उदाहरण अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। जो जड़ होती है पौधे में, जड़ की गति हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ ही तो होती है ना, ठीक है। मान लीजिए जो पौधा होता है वो नीचे की तरफ, पौधे की जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है और नीचे भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसकी तरफ अनुसरण कर रहा है। उसका अनुवर्तन मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप, तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। उसका उदाहरण है पौधे किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व बल की ओर गति करना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण क्या है, इसके घटकों के नाम लिखिए। या फिर इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है, पारितंत्र के विभिन्न जैव घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक क्या है। तो देखिए, पर्यावरण क्या है, जिसमें हम रह रहे हैं वही तो पर्यावरण है। जिस मतलब किसी भी क्षेत्र की भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियाँ जिसमें हम निवास करते हैं वही तो पर्यावरण है। पर्यावरण का मतलब अपने चारों तरफ का आवरण, ठीक है। तो जिस भौतिक, रासायनिक और जैविक परिस्थितियों में हम रह रहे हैं वही क्या है, पर्यावरण। अब पर्यावरण के घटक दो होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, जो जितने भी जीव हैं सारे या पौधे हैं वे जैविक घटक हैं। जो सजीव हैं वे सारे वे जैविक घटक हो गए। और अजैविक घटक जल, वायु, स्थल, वर्षा, ये सारे अजैविक घटक में आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव आवर्धन से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैव आवर्धन क्या होता है, वैसे इसमें पूछा गया है एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये। तो विभिन्न साधनों द्वारा हानिकारक पदार्थों को खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करना, मतलब सीधी सी बात है, अपने हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वो अपनी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो उनका उच्च पोषी स्तर में जो सांद्रण होता है, जो मान लीजिए उच्च पोषी स्तर में जब वो जाते हैं तो उनमें जो उनका जो सांद्रण होता है उसे हम जैविक आवर्धन कहते हैं। जैसे मान लो इसका उदाहरण लें तो मतलब हम फसलों को रोग से बचाने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। किसका छिड़काव करते हैं, कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। और जो ये हानिकारक रसायन अपनी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और जब ये उच्च पोषी स्तर तक जाते हैं, जो उन आहार श्रृंखला को जो खाता है, आहार को जो खाता है, तो वो उच्च पोषी स्तर तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं और वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मतलब अपनी आहार श्रृंखला में रसायनों का, खाद्य श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है, जैविक आवर्धन। उनका उच्च पोषी स्तर में जो सांद्रण होता है, उच्च पोषी स्तर में पहुंच जाते हैं उनको, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए घास को मान लीजिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला, हम कई बार ये पढ़ते हैं, घास को हिरण को खाता है शेर, इस तरह से मतलब उच्च पोषी स्तर क्या हो गया, शेर हो गया। जैसे वैसे ही मनुष्य की आहार श्रृंखला में वो प्रवेश कर जाता है किसी भी तरीके से, अलग अलग साधनों के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैविक आवर्धन होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कीटनाशक का यूज़ करते हैं, वही अनाज हम खाते हैं, ठीक है। मान लीजिए गेहूं में हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं, बहुत सारे जो है उनमें कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, तो वो अपनी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। और प्रत्येक पोषी स्तर पर उनकी जो सांद्रण है वो बढ़ता जाता है। तो जो उच्च पोषी स्तर होगा ना, वहाँ पर तो इनका सांद्रण बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में धातुओं और अधातुओं को पहचानें। क्या करना है, धातुओं और अधातुओं को पहचानने के लिए बोल रहा है।
ठीक है। तो धातु और अधातु पहचाननी, उपधातु सॉरी। तो देखिए ये प्रश्न आया हुआ पेपर में एक बार, ये है सोडियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और लिथियम। ठीक है। तो देखिए सोडियम तो एक धातु होती है, आप लोगों को पता है सोडियम के बारे में, और लिथियम भी एक धातु होती है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होती हैं, उपधातु होती हैं। ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होती हैं, उपधातु। सोडियम और लिथियम क्या होती हैं, धातु होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है देखिए, धमनी और सिराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी और सिरा में अंतर, आप एक साइड में धमनी और सिरा लिख लीजिए। मेन बात तो देखिए, यह शरीर में गहराई में स्थित होती हैं धमनी, तो ये शरीर की सतह पर होती हैं, और इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, इनकी दीवारें पतली और कमज़ोर होती हैं। ठीक है। और जो धमनी का कार्य क्या होता है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, और शिरा क्या करती है, शरीर से रक्त हृदय तक लाती है, शरीर से रक्त हृदय तक लाती हैं। और ये क्या करती हैं, हृदय से रक्त, मेन डिफरेंस यही है इनमें कि दो हृदय से ये क्या करती हैं, अपने खून को अलग अलग भागों में पहुंचाती हैं, और ये क्या करती हैं, शरीर से रक्त खून हृदय तक लाती हैं। ठीक है। इसमें जो रक्त होता है झटके के साथ बहता है, और इसमें समान गति से बहता है। ठीक है। तो ये धमनी और शिरा में एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, ये इनमें अंतर था, ये कई बार एग्जाम में इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मुकुलन के बारे में कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्या होता है, हाइड्रा व ईस्ट जैसे जीवों में कोशिकाओं के बार बार विभाजन से एक उभार बन जाता है। ठीक है। तो उस पार्श्व उभार को मुकुलन कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रा और ईस्ट में, पहली बात तो मुकुलन किस में होता है, पहली बात तो हाइड्रा और ईस्ट में। ठीक है। कोशिकाओं के बार बार विभाजन से क्या बन जाता है, एक उभार बन जाता है, उस उभार को ही मुकुलन कहते हैं। और जनक शरीर जो होता है, जो परमुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर क्या कर जाता है, वो जो उभार है वो एक नया जीव बन जाता है, और अपनी झलक से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और पूर्ण जीव में क्या हो जाता है, वो विकसित हो जाता है। ठीक है। पूर्ण जीव में क्या हो जाता है, वो विकसित हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुकुलन होते हैं। इसका चित्र मैं बनाना भूल गया, इसका चित्र और देख लेना। ठीक है। तो मुकुलन का ये मुकुलन है। ठीक है। ये 2-3 बार एग्जाम में आया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, वर्णन कीजिए। मतलब जो पारितंत्र होता है, उस ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, मतलब इसका क्या मतलब है, तो इसका वर्णन करना है। इसका अर्थ मतलब ये है कि जो ऊर्जा मान लीजिए उत्पादकों में समायोजित होती है, वापिस सौर ऊर्जा का भाग नहीं बनती, मतलब वो ऊर्जा वापिस नहीं जाएगी। एक बार अगर वो उत्पादकों में चली गई ना, तो वो वापिस नहीं जाएगी, बल्कि जो शाकाहारी होता है उसको स्थानांतरित हो जाती है वो। अब कैसे, उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। मतलब एक ही दिशा में बहती है, दूसरी रिवर्स नहीं आएगी। मतलब घास को खाता है, घास को कौन खाती है, हिरण, हिरण को कौन खाएगा, शेर। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हुआ, फिर देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ घास से हिरण और हिरण से शेर में। इसका मतलब ये है कि जो ऊर्जा का प्रवाह, इसका मतलब ये है कि अब ये वापस विपरीत संभव नहीं है कि शेर से ऊर्जा का वापस हिरण में हो जाए, और हिरण से वापस किस में हो जाए, घास में हो जाए। तो घास का हिरण ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, और हिरण से किस में हुआ, शेर में हुआ। तो इसका विपरीत संभव नहीं है। तो इसका मतलब यही कहना चाहता है कि जो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब जो ऊर्जा उत्पादकों में संयोजित होगी वो वापिस उसका भाग नहीं बनेगी, सौर ऊर्जा का भाग। ठीक है। बल्कि शाकाहारी को ही स्थानांतरित हो जाती है, जो भी यहाँ पे शाकाहारी। ठीक है। जैसे घास को हिरण खाएगा तो हिरण में चली गई वो ऊर्जा, तो वापिस हिरण से घास में नहीं आई, कहने मतलब। यार हिरण को शेर ने खा लिया तो शेर से वापिस हिरण में नहीं आएगी। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा धुंधला हो गया। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखिए हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है एक बार, और इस प्रश्न में से मैंने इस प्रश्न को आपको ये बताऊंगा, इसमें से छोटे प्रश्न भी कई निकलेंगे। जो मैंने आंसर लिखा उसमें छोटे प्रश्न भी कई निकलेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें से 4 या 5 तो छोटे बन जाते। पहले तो पीएच आप लोगों को पता है, इसकी वैल्यू 0 से 7, ठीक है, 7 से 14 की वैल्यू होती है। तो जो सीधी सी बात है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, खास करके जब जैसे मान लीजिए अभी पहला ही लिखते हैं कि हमारा अमाशय HCl उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, HCl। तो पेपर में यही पूछ लेता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, HCl होता है, जो शरीर में किसका कार्य करता है, पाचन का करता है। लेकिन जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, अपच हो जाता है, मतलब एसिडिटी हो जाती है। अब आपने ये पढ़ा है कि अगर मान लिया एसिडिटी, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसको, उसके प्रभाव कम करने के लिए क्या लिया जाता है, अक्सा।
यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है प्रति अमल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एंटी एसिड। ठीक है, तो एक ये पर्सन छोटा बन गया। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, मासे में HCl होता है। एंटी एसिड जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में एंटी एसिड बोलते हैं, तो प्रति अमल बोल देते हैं। मतलब जो अमल के प्रभाव को खत्म करता है। अब मान लिया FH हो गया तो हम एंटी एसिड लेते हैं, वो एग्जाम्पल आ जाते हैं। प्रति अमल किसे कहते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फार्मूला क्या होता है, MgOH2। और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा हम पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में, का प्रयोग किया जाता है। ये अपने एंटी एसिड हैं सारे। प्रति अमल क्या होते हैं, जो अमल के प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। वे अक्सार, मतलब ये आप ये कह सकते हैं, वे जो अमल के प्रभाव को खत्म करते हैं वो प्रति अमल होते हैं। उदाहरण पूछे तो आपसे बोलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, और बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, तो इसमें 2 या 3 क्वेश्चन बन गए पूरे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण संरक्षण में पुनः उपयोग का महत्व क्या है। पुनः उपयोग का क्या महत्व है, तो पुनः उपयोग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को दोबारा प्रयोग करना। सिंपल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बोतल, पॉलीथीन, थैलियों का दोबारा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम पुनः उपयोग करेंगे तो वो पर्यावरण प्रदूषित न करना है, तो किसी प्रकार का प्रदूषण न करना ही, उसमें ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो हम किसी चीज़ का पुनः उपयोग करते हैं पर्यावरण को बचाने। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं या पॉलीथीन की थैलियाँ हैं, अगर उनका दोबारा प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, हम ये कैसे जान सकते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने, वर्णन कीजिए। तो देखिए, अगर हमें ये जीवाश्म की 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होता है सापेक्ष विधि और एक होता है फोर्सियल डेटिंग या कार्बन डेटिंग बोलते हैं। सापेक्ष विधि से हम ये पता लगा भी जो जीवाश्म मिला वो कितने साल पुराना है। ठीक है, तो एक तो हम उसको खुदाई करते हैं, तो वो उसकी गहराई तक खोदने के बाद हम ये देखेंगे कि जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे हम उसको खुदाई करना स्टार्ट करते हैं किसी स्थान के ऊपर, तो जो जीवाश्म मतलब जो पृथ्वी की सतह के निकट वाले हैं वो तो इसका मतलब नए नए हैं, और जो नीचे वाले हैं और गहराई में हैं वो थोड़े पुराने हैं। इस तरह से पता लगाया जाता है। एक तो सिंपल है, गहराई से खोदा जाता है तो ऊपर ऊपर मिल गए, मान लीजिए ज़्यादा गहराई में नहीं मिले तो वो नए हैं, और जो ज़्यादा गहराई में मिले वो क्या है, पुराने। बिल्कुल सिंपल। एक तो ऐसे पता लगता है, एक होता है पार्शियल डेटिंग से पता लगा जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। मतलब जीवाश्म में जो पाए जाने वाले किसी तत्व के विभिन्न जो तत्व मिलेगा, उसके जो अलग अलग समस्थानिक होते हैं उनका अनुपात के आधार पर क्या किया जाता है, जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पता लगाया जाता है। तो ये है पार्शियल डेटिंग। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि जीवाश्म कितना पुराना है, कितना ज़्यादा पुराना है, और इसको किस तरह से हम पता लगाया वो आपको मैंने 2 विधि बताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पेपर में आया हुआ, एग्जाम में आया हुआ एक बार क्वेश्चन। जीवाश्म क्या है और वे जीव विकास प्रक्रम में क्या के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो जीवाश्म क्या है, जीवों के अवशेष या उनके शरीर के संरक्षित अंग जीवाश्म कहलाते हैं। बताइए आपको, जीवों के जो अवशेष हैं या उनके शरीर के जो संरक्षित अंग है, ठीक है, वो जीवाश्म कहलाते हैं। तो उसके बाद में जीवाश्म हमें क्या जानकारी देता है, देखिए इसके पता चलता है कि जैसे मान लो जो सरीसृप से पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, हमें ये जानकारी तो उपलब्ध करवाता ही है। वर्तमान जीव पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। प्राचीन समय में पाए जाने वाले जीव से नए जो जीव हैं वो कैसे भिन्न हैं। जीवाश्मों से पता चलता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास कैसे हुआ है। ये भी हमें पता चलता है कि जो पहले जो सरल जीव हैं उनसे जटिल जीवों का विकास कैसे हुआ है। जीवाश्म मनुष्य के विकास की प्रक्रिया स्पष्ट करता है कि विकास कैसे हुआ है मनुष्य का, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि जीवाश्म जीवों के अवशेष या उनके शरीर के संरक्षित अंग को जीवाश्म कहते हैं। इसे हमें पता चलता है कि क्या क्या है कि सरीसृप से पक्षियों की उत्पत्ति हुई है, और जो पुराने समय में जो जीव थे वो आज से जीव में क्या भिन्नताएं हैं, और ये पता चलता है कि सरल जीवों से जटिल जीवों का विकास कैसे हुआ है, और मनुष्य की प्रक्रिया के विकास की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशांगत नहीं होते। पहली बात तो देखिए, उपार्जित लक्षण क्या होते हैं। उपार्जित लक्षण वे लक्षण होते हैं जो मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान जो लक्ष्य गुण जो प्राप्त करता है, लक्षण मतलब गुण जो प्राप्त करता है जीवन काल के दौरान। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो अगली पीढ़ी में वंशांगत नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए जो जीवन काल के दौरान जो प्राप्त करता है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में लें,
एक मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है। मतलब अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है किसी माता के मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को बाइक चलानी नहीं आती है लेकिन उसके बच्चे को आती है, लेकिन उसने वो जीवन काल के दौरान प्राप्त किया, वो उपार्जित लक्षण होता है, ठीक है। तो ये अगली पीढ़ी में नहीं जाते, ठीक है। तो जैसे एक तो मैं इसका आंसर तो लगभग आपको बता ही दिया, बाकी क्या होता है इसमें, एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं होते, क्योंकि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो कोशिकाओं की जीन पर प्रभाव नहीं डालते। जो जीन पर प्रभाव डालेंगे कोशिकाओं की जीन पर, वही अगली पीढ़ी में जाएंगे। ये जीन पर क्या नहीं डालते हैं, प्रभाव नहीं डालते हैं। केवल वही लक्षण वंशानुगत होते हैं, अगली पीढ़ी में जाते हैं, जिनके लिए जीन जनन कोशिकाओं में क्या होता है, विद्यमान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जीन पर प्रभाव नहीं डालती, कोशिकाओं की जीन पर ये प्रभाव नहीं डालती, इसलिए अगली पीढ़ी में लक्षण जाते नहीं है। अब उदाहरण लिए, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा, ये किसी चूहे की पूंछ काट दी जाए तो उनकी संतान में यह गुण नहीं पाया जाता है, संतान बिना पूंछ की नहीं होगी, क्योंकि वो लक्षण उसने जीवन काल के दौरान प्राप्त किया है, तो वो अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अगला पार्ट में मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छा रखिए और कुछ ये क्वेश्चन पढ़िए, और मेरी कोशिश ये है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और ये कुछ क्वेश्चन पढ़ने से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी की पूरी बुक अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। धन्यवाद।